तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से हमारे मैगीसू चैनल में। और मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। एक ये माँ का लव स्टोरी है जो कि मैंने फुल एक्सप्लेन करी है हिंदी में। आई होप आपको लव स्टोरी पसंद आएगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को चालू करने से पहले हम हीरो हीरोइन का नाम जान लेते हैं। जहाँ पर हमारी हीरोइन का नाम शाह होता है एंड हमारे हीरो का नाम माफिया होता है। सबसे पहले हम शाह को देखते हैं जो कि एक लड़के से ब्रेकअप करने के लिए बोल रही होती है। वो लड़का बोल रहा होता है, रीज़न क्या है? वो एक लड़की का नाम बोलती है कि तुम इस लड़की के साथ क्लोज थे। वो उसे बोलता है कि बस हम लोग पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं थे, वो बस मुझसे बार बार टकरा जाती थी, इस वजह से मैं उसके करीब था, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती हो। लेकिन वो उसे बोल देती है कि आज से हमारा तुम्हारा ब्रेकअप होता है, तुम मुझे फ्यूचर में अपना चेहरा मत दिखाना। और उसके सामने ये बोल के चली जाती है। पता चलता है कि उसने जब ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि उस लड़के की सिस्टर ने बोला होता है कि तुम मेरे भाई गू को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें कम से कम 4 लाख रुपए दूंगी। उसे पैसे ऑफर किए होते हैं। तो ये देख के बोल देती है ठीक है, फिर मैं तुम्हारे भाई से ब्रेकअप कर लूँगी, मुझे पैसों से मतलब है। और हमारी हीरोइन की एक अलग ही आइडेंटिटी होती है। उसने अपना कॉलेज तो पूरा कर लिया होता है, अब वो जा रही होती है बदला लेने के लिए। उसे बदला लेना होता है लिन परिवार से। इसके बाद वो एंटर करती है फू परिवार में। वो फू परिवार में काम किया करती थी और वो बूढ़ी औरत का ख्याल रखा करती थी। वो बोलती, बूढ़ी औरत देखो मैंने आपके वाटरमेलन के लिए बहुत सारे छोटे छोटे डिज़ाइन के शेप काटे, आपको खाने में अच्छा लगेंगे। दादी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। दादी माँ को पता चलता है कि अब जो ये शाह है फू परिवार को छोड़ के जा रही है और वो और कहीं काम करेगी। ये देख के वो बोलती है कि तुम जिस परिवार में काम करोगी उस परिवार का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, इससे तुम्हें जल्दी काम करने के लिए जगह मिल जाएगी, तुम चिंता मत करना। और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी बन के मेरे साथ फू परिवार में रहोगी, लेकिन तुम रहना नहीं चाहती हो और किसी को फ़ोन कर रही होती कि आओ मेरी बेटी से मिल लो आके। लेकिन उससे पहले ही वो बोल देती है कि मुझे अब जाना होगा दादी माँ, मैं ज़िंदगी भर के लिए रुक नहीं सकती हूँ, आपसे कभी कदार मिलने के लिए आ जाया करूँगी। तभी यहाँ पे फू परिवार के ग्रैंडसन को देख लेते हैं जिनका नाम फू जी होता है। और फू जी की नज़र हमारी हीरोइन पे पड़ती है। वो दादी माँ से बोलता है कि आप क्या मेरी आंट से मिलवाना चाह रही थी? वो बोलता है कि वो तुम्हारी होने वाली आंट थी लेकिन वो चली गई है, तुम बहुत ही लेट में आए हो। इसके बाद बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। फू जी बटलर को बोलता है कि आज के बाद कोई भी ऐसा नौकर घुस जाएगा परिवार में तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। और साथ साथ उस लड़की को बटलर के फ़ोन से ब्लॉक कर देता है और दादी माँ के फ़ोन से भी, कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि बाहरी लोग आगे हमारी फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व हो। मतलब कि फौजी बहुत ही सतर्क इंसान था, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया करता था। और वो बोलता अगली बार से ऐसे गलती हुई बटलर तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। इधर हमारी हीरोइन शाह को देखते हैं जिसे लिन परिवार से बदला लेना होता है। रीज़न ये होता है कि जो उसकी माँ थी वो लिन परिवार के आदमी हुआंग से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने उसकी माँ को भी छोड़ दिया था और माँ बेटी को दोनों को बेच दिया था। और उसकी माँ के साथ लोग बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि मैं बेटा मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें बदला लेना होगा लिन हुआंग से, उसकी पत्नी से और उसके बच्चे से, क्योंकि उन सब ने मिल के हमें यहाँ पहुँचाया, नहीं तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी होती। अब इधर ही उसने सभी लोगों का नाम लगा रखा होता बोर्ड पे और वह दूर से देख रही होती है कि ये लिन परिवार का यंग मास्टर है, कि लिन परिवार का हेड लिन हुआन रहा। इसके बाद लिन परिवार में पहुंच जाती है और बताती है कि मैं पहले फू परिवार में काम कर चुकी थी। और लिन परिवार के मास्टर को देखते हैं, लिन परिवार की बेटी ली शी को देखते हैं और लिन परिवार के हेड ली हुआंग को देखते हैं, जो कि उसे बोल देते हैं कि ठीक है तुम यहाँ पे काम कर सकती हो क्योंकि तुम्हें फू परिवार ने भेजा है। तो वो कहती हाँ। उसे पूछा जाता है रीज़न क्या था, वो बताती है कि बूढ़ी औरत अब ज़्यादा नौकर को नहीं रखना चाहती थी। अब लिन परिवार में घुसते ही वहाँ पर बहुत सारे वॉइस रिकॉर्डर लगा देती है और बटलर से उसे वहाँ का एक्सेस कार्ड भी मिल जाता है। वो बटलर को अपने हाथ के बनाए हुए बिस्किट देती है कि मैं आशा करती हूँ आप मेरी फ्यूचर में मदद करेंगे। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाता है, यंग मास्टर, और वो बोलता है कि आते ही इसने चापलूसी करना चालू कर दिया और उसके बने हुए बिस्किट भी खाता है, जो कि दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब बैठ के ही सारी बातें वो हेडफोन से सुन रही होती है। अगले दिन काम कर रही होती है तो यंग मास्टर बोलता है कि मैं स्विमिंग पूल में नहाना चाहता हूँ तो मेरा चश्मा निकाल के दो। वो चश्मा निकालने लगती है तो उसे पीछे से देख रहा होता है कि यार कितनी हॉट है, कितनी सुंदर है। और उसके क्लोज जाता और बताता है कि जो भी मेरे घर में नौकर आता है ना, मैं उसे 7 दिन या 10 दिन से ज़्यादा टिकने नहीं देता, तुम सोचो कि तुम कितने दिन तक टिकोगी। तभी वहाँ पे यंग मास्टर की बहन लीशी बुला लेती है कि शाह ऊपर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। शाह मिलने के लिए जाते हुए बोलती, बोलिए मिस लिन। वो बताती है कि तुम फू परिवार में काम कर चुकी हो ना? वो कह रही थी हाँ मैं कर चुकी हूँ।
और पता चलता है मिस लिसी की बातों से कि वो फूजी को बहुत पसंद किया करती थी, मतलब कि फू परिवार का ग्रैंडसन हायर ऑफ फू परिवार का। और उसे बातें निकलवा रही होती है। वो बोलती है कि आपको मैं खुद मिलवाने के लिए दादी माँ से ले चलूँगी। इसके बाद वो जाती है यंग मास्टर के पास। यंग मास्टर उसका हाथ पकड़ के उसे पानी में ही खींच लेता है और कहता ज़रा नहा लो यार, आके स्विमिंग पूल में बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन वो खुद ही डूब पड़ता है और वो उसे माउथ टू माउथ सांसें नहीं देती, थप्पड़ मार मार के उसे जगा देती है। वो तो हैरान हो जाता है कि इसने मुझे किस तरीके से जगाया। इसके बाद बोलती मैं तो डर गई थी कि आपको कहीं कुछ हो ना जाए। इसके बाद फिर से हेडफोन लगा के सारी बातें सुन रही होती हैं, जहाँ पे वो अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसकी माँ बोल रही होती है लिन परिवार के ऊपर 3 बिलियन का कर्जा है, उसे निपटाने के लिए तुम्हें फू परिवार के पोते फूजी से शादी करना होगा, तो तुम जितना क्लोज हो सको फूजी से क्लोज हो जाओ। और ये सारी बातें हेडफोन से सुन रही होती है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसे ली परिवार को बर्बाद करना है तो उसे फू परिवार का शादी लीन परिवार में होने नहीं देना होगा। तो फैसला करती है। फिर उसके दादी माँ को मैसेज करती है, पता चलता है उसे किसी ने ब्लॉक कर दिया। वो परेशान हो जाती है। अब वो काम कर रही होती है और इधर पार्टी रखी गई होती है। वहाँ पे इस कहानी के हमारे हीरो की भी एंट्री होती है, जो कि माफिया होते हैं और इनका नाम माफिया शैन होता है। इधर जो मिस्टर ली हुआन होते हैं सभी को मिलवा रहे होते हैं कि मेरी बेटी ली शी से मिलो। वो आगे बढ़ती है तभी वो गिर पड़ती है और उसके अंदर के जो कपड़े होते हैं वो बाहर दिखने लगते हैं। सभी लोगों के सामने उसका बेइज्जती हो जाता है कि इतने बड़े परिवार की लड़की अपने कपड़े तक को भी नहीं संभाल पा रही। वो नौकरानी से बोलती है, बताओ तुम में से ये कांड किसने किया है। एक नौकरानी तो हमारी हीरोइन को फंसा देती है कि मैडम मिस मैंने आपको इसके कमरे में देखा था, शाओ आपके कमरे में गई थी। शाओ बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन दूसरी नौकरानी थप्पड़ मार देती है कि तुमने किया है। वो तो वहाँ पे सिर्फ वॉइस रिकॉर्डर चिपकाने गई होती है और पता चलता है ये सब गलती ना शाओ की है ना किसी की। जब ड्रेस सिल के आई थी, ड्रेस वाले ने पहले ही बता दिया था कि ड्रेस में एक जगह गड़बड़, आपको से खुद ठीक कराना होगा, लेकिन मैं भूल गई थी। ये देख के जो लिंशी होते हैं उस नौकरानी को बाहर निकाल देती है। वो नौकरानी बोलती भी है कि आप जानती हैं ना मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे मत निकालो नौकरी से, नहीं तो मेरी बेटी ज़िंदा नहीं बच पाएगी। लेकिन वो बोलती है मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हें पहले ही पता चल गया था कि इस कपड़े में दिक्कत है तो मैं ठीक कर देना चाहिए था। वो बोलती है मैं अपनी बेटी की तबीयत में चक्कर में इतना परेशान थी कि मैं ठीक नहीं कर पाई। शाह बताती है कि मैं आपके कमरे में आपका दिया हुआ ब्रेसलेट वापस रखने आई थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो देखती है कि 2 महीने पहले उसने इसी बंदे के साथ नाइट स्पेंड किया था और आज मेरा ये पीछा क्यों कर रहा है। और उसे पता चलता है कि वो मिस्टर सैना बहुत बड़ा माफिया है। उसे लगता है कि वो उससे पैसे मांगने के लिए आया है। वो उससे कोई पैसे की बात तो नहीं करता, लेकिन वो अपने मन से सोचने लगती है कि शायद मुझसे पैसे मांग रहा होगा। और जानते हैं इन दोनों की कहानी कैसे चालू हुई। हमारी हीरोइन क्लब हाउस में गई होती है, एक बंदा उसे ज़बरदस्ती छेड़ रहा होता है, तो वहाँ पे माफिया शन ने उस बंदे को पीटा होता है और माफिया शन के पीछे भी कुछ लोग आए होते हैं। तो जहाँ पे माफिया शन ने कहा होता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। इसके बाद वो उसे पकड़ के किस करने लगता है कि बाहर के लोगों को लगता है कि शायद दोनों कपल्स हैं, अपना रूम में मस्ती खोड़ी कर रहे हैं। तो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। वो ड्रामा करना चालू कर देती है कि मैं बहुत ही लाचार हूँ, कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तभी मुझे यहाँ पे आना पड़ा। फिर वो खुद ही मास्टर सन को किस करने लगती है और इसके बाद वो ज़बरदस्ती मास्टर सन के साथ इंटीमेट होती है और उसे इंटीमेट होने के लिए बोलती भी है। और फिर वो अगले दिन उठी होती है, उसके उसको पैसों की ज़रूरत होती है, तो जितने भी कैश होते हैं वो उतने कैश निकाल के वहाँ से भाग जाती है। अब प्रेजेंट टाइम पे सोच रही होती है क्या मुझसे पैसे मांगने के लिए नहीं आया, और परेशान हो जाती है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारा नाम शाओ है कि जिनसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो डर जाती है कहीं ये लिन परिवार को बता ना दे कि मैं कौन हूँ असलियत में। अगर ये मेरे दोनों नाम लिन परिवार को बता देगा तो शायद वो मेरे बारे में पता करने लगे। वो जा रही होती है कि मुझे परेशान मत करो। वो उसे बोलता है मैं परेशान नहीं करूँगा, चुपचाप बस अपना फ़ोन दो। और उसके फ़ोन में ऐड हो जाता है, बोलता है कि मुझसे कांटेक्ट करना याद रखना। इसके बाद वो घर पे होती है और बातें सुन रही होती है कि बैंक्वेट हॉल में हुआ। माँ मैं क्या करूँगी। उसकी माँ समझाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी अंकल मदद करेंगे। इधर हम सीन देखते हैं वो दादी माँ से मिलने के लिए जा रही होती है और ये बात फूजी को भी पता चल जाती है कि वही जो नौकरानी है ना वो मिलने के लिए आई है। आप अंदर चलिए, साथ साथ मिस लिन भी आई हैं, लिन परिवार की डॉटर लिन शी। इसके बाद वो सबसे पहले मिलने के लिए जाता है हमारी हीरोइन से और उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है।
और वो गिरने लगती है तो फौजी उसे पकड़ लेता और बोलता कि तुम कौन हो। इधर हम लिन परिवार की डॉटर लिनशी को देखते हैं जो कि खतीजी से बातें किए जा रही होती है कि मेरे घर वाले आपको बहुत पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए आपके पोते फू जी के साथ। लेकिन दादी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती। जैसे वहाँ पे हमारी हीरोइन आती है शाह, दादी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ये सब देख के जो लिंसी होती है वो चिढ़ने लगती है और बोलती है ये सब क्या मतलब है दादी, तुम्हें देखकर खुश हो रही हैं, मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही। तुम कैसे मेरी मदद करोगी, क्या तुम नौकरानी हो के इस घर में इतना कैसे घूम सकती हो फ्री होके। वो समझाती है कि मैं आप दोनों को अकेला इसलिए छोड़ के गई थी जिससे आप अच्छे से बात कर पाए। मैं दादी माँ को समझाती हूँ और दादी माँ के पास जाती है कि दादी माँ अगर आप लिंसी से अच्छे से बात नहीं करेंगी तो वो मुझे यहाँ पे आने नहीं देगी। इसके बाद दादी माँ का फ़ोन मांगती है और देखती है उसे ब्लॉक कर रखा गया था, वो अनब्लॉक करती है अपने आप को। फिर दादी माँ उसके कहने पे लिनशी से बोलती है कि तुम अपने फादर से बोलना कि मुझे वो दवा दे दे जिससे अच्छी नींद आ सकती है। वह ऐसा इसलिए कर रही थी जिस कि जो शॉव है वो फू परिवार में आ सके दादी माँ से मिलने के लिए। दादी माँ बोलती देखो मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया और लिनशी से बोलती है कि शॉव को भी लेके आना फू परिवार में जब जब कभी भी आना। इधर हम सीन देखते हैं, वो बोलती है अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भेज देती हूँ ऑनलाइन। वो उसे बोलता किस बात के पैसे, वो सोचती है उसे सब कुछ सामने समझाना चाहिए तो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे मिलने के लिए आता है, रात काफ़ी हो गई होती है। वो उसे बोलती है क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी जब मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी और मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने तुम्हारे पर्स से कुछ पैसे चुरा लिए थे। मैं इसमें अपनी गलती मानती हूँ लेकिन जब तुम मेरे सामने आ गए हो तो मुझे तुम्हारे पैसे वापस कर देने चाहिए। वो उसे बोलता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो उसे बोलती तो तुम्हें फिर क्या चाहिए। वो बोलता है कि हम तुम अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते क्योंकि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कम से कम 2 महीने हो गए। उसे लगता है कि जो माफिया सन है वो अच्छा आदमी है और वो रात तक उसे उसके घर में भी छोड़ने के लिए जाता है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया होता है। वो उसे बोलती है कम से कम अपने पैसे ले लो, पैसे लेने से ये लगा कि हमारा तुम्हारा कर्ज नहीं है और फिर हम लोग अपने नए रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। वो इस बात के लिए मान जाता है, कहता ठीक है आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वो उसे कहीं रेस्टोरेंट ले जाता है खिलाने के लिए खाना। वो बोलते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। वो मान जाता है। एक लड़की बोलती है कि भैया अपने गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर ले लो। वो बोलती है आप मेरे लिए फ्लावर नहीं लेंगे शन। वो बोलता है ऑफकोर्स क्यों नहीं लूँगा, उसके लिए फ्लावर बाई करता है और वो उसे हक कर लेती है। इसके बाद जो मास्टर माफिया सन होते हैं वो उसे लिप किस करते हैं। इसके बाद वो लिनशी बोलती है शाह तुम्हें दादी माँ को ये देना होगा और जब तुम्हें फौजी दिख जाए तो तुम मुझे तुरंत ही बुला लेना। उसी नौकर को देखते हैं जो कि एसिड लेके आया होता है और वो जानबूझ के लिनशी को सामने लाती है जिससे उसका हाथ जल जाता है। फिर शाह दिखावा करती है कि मैडम के साथ तुमने क्या किया नौकरानी, और जो लिनशी होती है वहाँ से भाग जाती है। वो उस नौकरानी से बोलती है कि मैंने तुम्हारी बेटी को बचा लिया है, अब तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम किसी को अगर जान से मारोगी तो तुम अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाओगी। तो नौकरानी वहाँ से चली जाती है। अब लिनशी सब कुछ अपनी माँ को बता रही होती है। उसकी माँ बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंकल से कांटेक्ट करूँगी, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। मैं तुम्हारे लिए अच्छा एक सर्जन भी ढूंढूंगी जिससे तुम्हारे हाथ में कोई भी निशान नहीं रहेगा। इसके बाद एक नया प्लान बनाती है और सीढ़ियों से जा रही होती है। तभी यंग मास्टर से क्लोज आ रहे होते हैं। वो बोलती है तभी दूसरी नौकरानियों से बुला लेती है कि आओ मेरे साथ तुम्हें मदद करवानी होगी काम में, और उसे कहीं लेके जाती है और उसके बाद उसे लात मार के बंद कर देती है और बोलती है छोटी सी नौकरानी यंग मास्टर को कैसे बहका सकती है। पता चलता है वो भी यंग मास्टर को पसंद किया करती थी लेकिन वो भूल जाती है वहाँ पे कैमरे लगे थे। और हमारी हीरोइन शॉ का ऐसा प्लान था जब मास्टर देखता है कि ये चीज़ ज़मीन में पड़ी हुई है और उसका रिलेशनशिप किसके साथ है तो उसे ढूंढने के लिए जाता, सभी से पूछ रहा होता है क्या तुमने शॉ को देखा, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। तो बोलता है कि फुटेज ला। फुटेज में देखता है किसी नौकरानी ने शॉ को कमरे में बंद किया है तो उस नौकरानी को काम से निकाल देता है। फिर शॉ को बाहर लाता है, शॉ से बोल रहा होता है कि तुम इसका यूज़ किस लिए कर रही थी, तुम किसी को पसंद करती हो क्या। वो उसे बोलती है क्या मास्टर आप मुझे पसंद करते हैं, जो आप मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं ये मेरी लाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं माफिया सन से बोल रही होती है क्या मैं तुम्हारे घर में रुक सकती हूँ क्योंकि मुझे वो लिन पलर का घर पसंद नहीं है। वो उसे बोलता रुक सकती हो, हर चीज़ तुम्हारी ही है। इसके बाद वो बोलती है तो मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने ले चलो। वो उसको दोस्तों को देखते हुए हैरान हो जाती है क्योंकि सभी लोग अमीर होते हैं, किसी के बाप की कंपनी करोड़ों की होती है, कोई ऑयल तेल की कंपनी का मालिक होता है, कोई बिजनेसमैन होता है और वहाँ पे फौजी भी होता है।
और वो बोलती है हेलो मिस्टर फूजी। फूजी बोलता है कि हमारा जितना भी दोस्त का ग्रुप है सब अमीर है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या करती है। ये सुनने के बाद माफिया सेन बोलता तो मैं इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से वो शाह को भेज देता है कि जाओ पानी पी लो जाके। इधर हम देखते हैं वो फौजी से दोबारा मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है और बोलती है फौजी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड मास्टर माफिया से नहीं मिल रहा। वो जान रहा होता है कि ये सब इसकी चाल है और बोलता दिखावा करना बंद करो यार, तुम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं ढूंढ पा रही और मुझसे मिलने के लिए सीधे यहाँ चली आई। वो बोलती है मैं झूठ नहीं बोले, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मत करो, वैसे भी आपने मुझे सभी के सामने बेइज्जत किया था कि मैं कौन सा काम करती हूँ क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ ना। और यहाँ से चली जाती है। फौजी बोलता है कि तुम कहाँ पे हो ब्रो। वो बोलता है कि गेम खेल रहा हूँ। वो बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखो। इधर वो बैठी होती है, तभी उसके माँ सपने में आ रही होती है, बोल रही होती है तुम हार मत मानो बेटी। तभी वहाँ पे माफिया सेन आ जाता है जो कि देखता है कि वो डरी हुई है, उसे बहुत तेज फीवर है। डॉक्टर को बुलाया जाता है जो कि उसका ट्रीटमेंट करना चालू करती है जिससे वो ठीक हो सके, और काफ़ी डरी हुई होती है। वो इंजेक्शन नहीं लगवा रही होती। ये देख के सैन बोलता है कि डरो मत, अगर तुम इंजेक्शन नहीं लगवाओगी तो तुम्हारा बुखार कैसे उतरेगा। फिर उसे बात करने के लिए बाहर फौजी बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जानबूझ के तुम्हारे क्लोज आए, पक्का कोई ना कोई उसका मिशन होगा। वो बोलता है कि मैं उसे बहुत पहले से जान रहा हूँ, वो मेरे करीब नहीं आई बल्कि मैं उसके क्लोज गया था और हम लोगों की मीटिंग भी बहुत शानदार थी। वो बोलता है जो भी हो, लेकिन वो मेरे कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। इसके बाद वो उसे हक की होती है। वो उसका जूठा पानी पी रहा होता है। वो बोलती है तुम्हें भी ठंड लग जाएगा। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद वो कमरे में बोर हो गई होती है तो बाहर बैठी होती है। वो बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूँ। वो बोलती है कि मैं पूरा दिन में कमरे में ही थी, अब मैं बाहर घूमूंगी, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी। वो से बोलता है अगर तुम बोर हो गई हो तो तुम ठीक है यहीं पे बैठो। वो बोलती है मुझे मच्छर काट रहे तो मेरे लिए मेरा लोशन ले आओ मच्छर वाला। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी उसकी नज़र फौजी के ऊपर पड़ती है जो कि अकेले खड़ा होता है। वो उसकी मदद करने के लिए जाती है जिससे वो क्लोज हो सके। वो बोलता है क्या तुम पागल हो, अभी तुम जल जाती। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो बोलती है मैं तो बस तुम्हारे दोस्त फौजी की मदद कर रही थी और कुछ भी नहीं। फौजी बोलता अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ना बचाता तो उसका हाथ अभी भी जल जाता। समझ में आ गया माफिया मास्टर सैन। इसके बाद सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वेटर एक गरम गरम सा सूप लेके आ रहा होता है। वो जलने वाली होती है तो उसका बॉयफ्रेंड सैन उसे बचा लेता है और उसके हाथ पूरा जल जाता है। फौजी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता। फौजी बोलता है क्या तुम मेरे करीब नहीं रहना चाहती। वो बोलते छोड़ो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास जाना है। और बोलते क्या तुम ठीक हो। इसके बाद उसका हाथ जला होता है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तब भी गेम खेल रहा होता है। वो उसे मना करती है कि गेम मत खेलो। माफिया सैन नहीं मानता। इसके बाद वो बोलती है कि शैन मैं खेलती हूँ, और बोलती है कि अगर मैं जीत जाऊँगी तो तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे, और वो सच में जीत जाती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तुम किसी और आदमी को देख नहीं सकती हो, और वो जानबूझ के अपना ब्रेसलेट छोड़ जाती है। फौजी के हाथ में ब्रेसलेट आ जाता है, वो उसे देने के लिए जाता है। इधर हम सीन देखते हैं शैन अपने कपड़े उतार रही होती है और बोलती है क्योंकि तुमने आज अच्छा मेरा ख्याल रखा तो तुम्हारा रिवॉर्ड है माफिया शैन। और इसके बाद उसकी क्लोज जाती है, बोलती है क्या तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड पसंद आया। वो कहता है हाँ बहुत ही पसंद आया। उसके गले पे, लिप्स पे, चेहरे पे बाइट कर रहा होता है, और दूर से ये सब सारा नज़ारा कोई और नहीं फौजी देख रहे होते हैं। वो फौजी के बस इसलिए क्लोज रहना चाह रही होती है क्योंकि वो चाह रही होती है कि अगर फौजी का शादी लिन से नहीं होगा तो लिन परिवार बर्बाद हो जाएगा, और वो चाहती थी कि लिन परिवार बर्बाद हो जाए। इसके बाद हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं। सपने में फौजी मिस शॉ के बारे में ही सोच रहा होता है। वो मिस शॉ को मिलने के लिए बुलाता है कंपनी में। वो बहुत देर इंतज़ार करती है, फिर सोचती है क्या मुझे फौजी को सेड्यूस करना चाहिए। अगर मैं सेड्यूस करूँगी उसे तो शायद वो लिन से शादी नहीं करेगा और मैं जल्दी लिंसी को बर्बाद कर पाऊंगी, पूरे लिन परिवार को भी, क्योंकि लिन परिवार के ऊपर 3 करोड़ का कर्जा होता है। अब उससे मिलने के लिए फौजी बुलाता है। वो बैठी होती है। वो बोलता है इतना दूर क्यों बैठी हो। वो हैरान होती है इतना अजीब बिहेवियर ये क्यों कर रहा है। वो उसे बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। समझ नहीं पाती है मैं क्या करूँ, कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं है, कहीं इसने कोई वीडियो तो नहीं लगा रखा, ये क्या करना चाहता है। तभी उसकी नज़र उसके शर्ट में पड़ती है और पता चलता है कि उसने वहाँ पर कैमरा लगा रखा है, और वो समझ जाती है कि पक्के लाइव स्ट्रीम करके मेरे बॉयफ्रेंड माफिया सन को दिखा रहा होगा।
पता चलता है कि फौजी सन से बोल रहा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा देगी। वो बोलता है तुम बार बार मेरी गर्लफ्रेंड की चिंता क्यों करते हो। वो बोल के जाता है कि मैं इस चीज़ को प्रूव करके रहूँगा। और आईपैड से ही सारा नज़ारा माफिया सन देख रहा होता है। वो उसे बोलता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो बोलती है कि मैं पहले आपको पसंद किया करती थी, लेकिन अब मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं अपने बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी। अब करती हूँ क्योंकि जब पहले मैं आपको पसंद किया करती थी तब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, अब मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसको पसंद करती हूँ। वो बोलता है लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सिर्फ 2 महीने पहले बना है और तुम फुल परिवार में काम तो 1 साल से कर रही हो। वो उसे बोलते ही सब तुम्हें कैसे पता, इसका मतलब है कि तुम सन के साथ मिले हुए हो। और वो बोल देती है कि अब तुम माफिया सन को बता देना कि मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि माफिया सन को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो बोलता है कि ड्रामा करना बंद करो यार। फिर बोलता है कि तुम उस दिन ताश वाले गेम में जीत कैसे गई थी। वो बताती है कि वो बाहर में काम किया करती थी, उसकी माँ की और मेरी मजबूरी थी, तभी मैंने ये गेम क्लब हाउस से सीखा था। अब वो घर जाती है, अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। सन से माफ़ी मांग रहा होता है कि सब मैंने नहीं किया, ये सब मुझे करने के लिए फौजी ने कहा था क्योंकि उसे तुम पर शक था। अब बोलता है ये घर मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया है। इधर वो मैडम लिन शी की मॉम से बोलती है कि अगर आप बूढ़ी औरत के करीब जाना चाहती है तो मेरे पास प्लान है। बूढ़ी औरत हर 15 तारीख को पूजा करने के लिए जाती है और वहाँ पे आप रिपोर्टर्स बुला के उन्हें अपने बर्थडे पार्टी में बुला लेना, जिससे आप फौजी का और मैडम लिंची का शादी जल्द से जल्द कर सकती हैं। इसके बाद वो पूजा करने के लिए गई होती है। जानबूझ के लिशी उसके हाथ के ऊपर अपना हील रख देती है और बोलती है कि तुम अपनी औकात मत बोलो कि तुम क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी माँ को समझाने की। वो माफ़ी मांगती है। अब इसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है कि उसे अच्छा जीवन प्रदान करे। तो यहाँ पे फौजी आ जाता है और बोलता है मैं देख रहा था कि तुम्हारी मैडम तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है, तुम कुछ कहना नहीं चाहती। वो बोलती क्योंकि मेरी ज़िंदगी अलग है ना, मुझे बांध के रखा जा रहा, उनके पास पैसा आज़ादी है, मेरे पास अभी आज़ादी नहीं है। तभी वहाँ पे वो लिंची की मॉम रिपोर्टर्स को बुला लेती। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं आपने करोड़ों रुपए दान किए। फौजी बोलता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन परिवार इतना अमीर होगा। हमारी हीरोइन दादी माँ को पहले ही बता दिया होता है कि मैडम ये करना चाहती हैं और सभी रिपोर्टर्स के सामने आपको पार्टी में बुलाएंगी, फिर फौजी का और लिंची का शादी का बात करेंगी। मैडम बोलते हैं मैं तुम्हारी पार्टी में आने से अच्छा है कि तुम यहाँ पे और भी करोड़ों रुपए दान करो, उसे दान करना पड़ता है। और फौजी जानबूझ के लिंची का हाथ ऊपर से जला देता है, जहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि लिंची का हाथ में पहले से ही खराबी है। इसके बाद बटलर बताता है कि जो आज पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही है तुम्हें बच के रहना होगा क्योंकि वो नौकर के ऊपर ही गुस्सा निकालेंगे। जब उसका पति बोल रहा होता है कि 20 करोड़ रुपए कहाँ गए, वो माफ़ी मांग रही होती है। इसके बाद वो किसी अपने एक और बूढ़े आदमी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो सारी बातें सुन रही होती है और उसे समझ में आ जाता है कि जो लिंची है और यंग मास्टर है ना वो पक्का ली हुआंग के बच्चे नहीं हैं। तो उनका डिनर टेस्ट कराने के लिए एक का हेयर लिंची का हेयर बिस्तर से उठा लेती है और यंग मास्टर के सर से हेयर तोड़ लेती है। अब वो घर पे होते उसे लगता है उसे मिलने के लिए माफिया सन आया है, लेकिन वो फौजी होता है। वो बोलती है सन नहीं है घर पे। वो बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड माफिया सन आ जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कमरे में जाने के लिए बोलता है और फौजी से बोलता है अगर तुम्हें बात करनी थी तो मैंने तुम्हें कल कंपनी में आने के लिए बोला था, तुम सीधा मेरे घर पे क्यों आ गए। फिर शाह से बोलता है कि आज के बाद फौजी कभी भी घर पे आए तो उसे घर के अंदर घुसने मत देना। वो कहती है ठीक है। तभी उसे पता चलता है कि सन का बर्थडे है। वो उसे बोलती है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ज़रूर लेके आऊँगी और हम लोग तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तभी उसे किसी का मैसेज आ जाता है। वो उसे पूछता भी है कि कौन है, लेकिन वो झूठ बोल के वहाँ से चली जाती है। वो मिलने के लिए जाती है और बोलता है कि तुम मेरे पैसे देने आई हो ना। वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे पैसे देने आई हूँ, लेकिन आज तुम्हारी तबीयत तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसे ड्रिंक पीने के लिए बोलता है कि ड्रिंक पियो। वो पी लेती है, उसे नशा चढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। आंखें खोलती है तो देखती है कि वो माफिया सन के घर में और याद करती है कि उसका तो कल रात बर्थडे था और मैं रात भर सोती रही। वो काफ़ी गुस्से में होता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम किसी और से मिलने के लिए जा रही हो और तुम मिलने के लिए फौजी से गई थी। वो बताती है
कि उस दिन मैंने चीटिंग करके ताश वाला गेम जीता था, तो वही फौजी मुझसे वही पैसे मांग रहा था, तो मैं वही पैसे से देने के लिए गई थी। तभी मैंने तुमसे झूठ बोला था, और तुमने मुझसे परसों ही कहा था कि फौजी से दूर रहना, तभी मैंने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हें शक ना हो। वो सब बोलता ठीक है, तुम मुझसे कोई भी पैसे मत देना, मैं सब कुछ डील कर लूँगा। इधर वो घर पे होती है, तो वैसे पता चल जाता है तीनों टेस्ट रिपोर्ट से कि ली हुआ के चाइल्ड नहीं है, लीशिन और साथ में यंग मास्टर ली। और इसके बाद वो अपना प्लान आगे बढ़ाती। इधर हम देखते हैं माफिया शन के इतने सारे दुश्मन होते हैं जिसने माफिया शन को मार के बेहोश कर दिया होता है। अब एक हफ्ता हो गया होता है, वह सेन से नहीं मिली होती। और फौजी के पास फ़ोन करती है कि सेन कहाँ गया। पता चलता है कि वो एक हफ्ते से किडनैप है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया। अब तुम्हें ध्यान आ रहा है सेन के बारे में। वो परेशान हो जाती है, तभी उसी तकिए के पीछे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक कार्ड होता है। वो कार्ड अनलिमिटेड होता है, करोड़ों का गाड़ी होता है, और एक रिकॉर्डर होता है जहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, साथ में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, और इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं, तुम अच्छी लाइफ जी सकती हो। इधर हम सीन देखते हैं माफिया सन को होश आ जाता है, और वो मास्टर सन के लोगों से बातचीत करके मास्टर सन को ढूंढ लेती है कि वो कहाँ पर किस लोकेशन में है। लोग बोल रहे होते हैं कि अगर मैडम ना होती तो हम आपको ढूंढ ही ना पाते मास्टर सन। तभी फौजी की दादी माँ का बर्थडे पार्टी होता है, और तभी सभी को पता चल जाता है कि ली वान की बीवी ने अपने पति को धोखा दिया है। जो भी बच्चे पैदा हुए लिन परिवार में, वो मिस्टर ली हुआन के बच्चे नहीं हैं, वो किसी और के बच्चे हैं। इसके बाद जो मास्टर ली हुआन होते हैं अपनी बीवी मैडम मैंग को पीटते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझे धोखा देने की। और इसके बाद लिन परिवार और फू परिवार की शादी भी टूट जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन मिलने के लिए जाती है मैडम मैंग से। मैडम मैंग बोलती तुमने कुतिया जानबूझ के सब किया ना। वो बोलती है अगर तुम बीच में ना आई होती तो जिस जगह तुम बैठी हो उस जगह आज मेरी माँ होती और साथ में मैं होती। तुमने आके लिन हुआंग को सेड्यूस किया जिससे उन्होंने मेरी माँ को और मुझे बेच दिया जाके। इधर देखते हैं कि वो मास्टर सन के साथ जापान घूमने के लिए आई होती है, और जापान में किसी काम से फौजी भी आया होता है। फौजी बोलता है कि उसे ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा, और मुझे पता है कि तुम्हें जापानीज़ आती है, तुम मेरी मदद करोगी। तो मास्टर सन से बोलती है कि फौजी को अर्जेंटली ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ फौजी की हेल्प करने, और मैं शाम टाइम तुम्हारे साथ सनसेट देखने के लिए चलूँगी। इधर वो अपना काम करती है तो फौजी को वो डील मिल जाती है, और वो कार में ही बातें करते करते सो जाती है। वो अपनी आंखें खोलते तो देखती है कि मास्टर सन बहुत ही गुस्से में है। वो उसे बोलते हैं हम अभी देखने के लिए चलते हैं सनसेट। वो बोलता है रात हो चुका है, और वो अभी भी उसे गुस्सा होता है। वो खाना भी देती है लेकिन वो खाना खा नहीं रहा होता। ये देख के फौजी बोलता है क्या मैं तुम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि तुम लोग मेरी वजह से लड़ाई कर बैठे हो, मुझे पता नहीं था। और ये सब देख के मास्टर सन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तो समझ में नहीं आ रहा होता कि शो बाबा फौजी के इतना करीब क्यों जा रही है, मेरे पास भी पैसा पावर सब कुछ है। इधर तब शाह को कोई किडनैप कर लेता है। फौजी हैरान होता है कि अभी तो मैंने इसे फू परिवार में आते हुए देखा था, इतनी जल्दी वो कहाँ गई। पता चलता है उसे किडनैप कर लिया गया। किडनैप किया है लिन जीना बोलते हैं कि तुमने मुझे भी मेरी माँ को भी लिन परिवार को बर्बाद कर दिया, नहीं तो मैं कब कब फू परिवार में शादी कर लेती। और उसे मारने जा रही होती है। सही टाइम पर फौजी आ जाता है जो कि बोलता है कि बताओ शाह कहाँ पे है, और लिन शी को जेल भिजवा देता है। इधर हमारी हीरोइन को लगता है कि ये शन है, वो ध्यान से देखती है, वो फौजी होता है। अब वो हॉस्पिटल में होती है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं कि जो लिन परिवार का यंग मास्टर होता है वो भीख मांग रहा होता है, और उसने लिन सी को पकड़ रखा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी माँ को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, तुम्हारी वजह से मेरी माँ अब इस दुनिया में ज़िंदा नहीं है। फिर उसे चाबुक से पीटती भी है और उसे भी जेल में डलवा देती है। मतलब कि पूरे लिन परिवार जेल में होता है। इसके बाद वो हंसी खुशी मिस्टर सन के क्लोज जाती है, और मास्टर माफिया सन और फौजी का दोस्त ही ऐसे ही चलता रहता है। मतलब कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। एंड ड्रामा ख़त्म होता है। थैंक यू।